ओके, आज हम बात करेंगे पहले एक्सरसाइज रियल नंबर में कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में। जैसे हमें डिस्कस करना है, क्वेश्चन जैसे पूछता है इस तरह का क्वेश्चन डिजाइन करता है आप लोग को। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n, देखो क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, शो करिए 4 पे पावर n where n के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ना, हायर क्लास में जाइएगा ना, इसका मतलब होता है बच्चों बिलोंग्स टू, मतलब n, ये जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर के फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कराना है कि 4 to the power n कैन नेवर एंड्स विथ द डिजिट 0। मतलब क्या, अगर 4 पे पावर n आप रेज करोगे, मतलब n का वैल्यू 1 हो सकता है, नेचुरल का मतलब 1, या n का वैल्यू 2 हो सकता है। तो या तो 4 पे पावर 1 दो तो देखो 4 आएगा बच्चों, 4 पे पावर 2 दो तो ऐसा कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। 4 पे पावर 3 रेज करेंगे, 1 2 उसके बाद 3 तो कितना आएगा, 64 ऐसा। तो देखो तो कभी भी लास्ट वाला डिजिट 0 है क्या, सर ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं। इसी तरह से n का वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या ये कभी 0 से एंड करेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं करेगा, तो उसको समझते हैं। जो नंबर 0 से एंड करता है, जो भी नंबर 0 से एंड करता है उसमें क्या और इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज 0 से एंड करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 है ना, हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों है 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा इसका, 2 into 5 है ना। देखो ना 0 से एंड हो रहा है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया, 2 into 5। ओके, और कुछ नोटिस करते हैं। 10 के बाद लेट्स सपोज 20 है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 into 2 into 5, एग्री करते हो गया। उसके बाद 0 से एंड करने वाला नंबर 30 है बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 into 2 into 5, एग्री कर रहे हैं, एंड सो ऑन। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 10, तो अगर 0 से एंड करेगा ना नंबर तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 सेट कम से कम 1 2 और 5 जरूर रहेगा। 2 and 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, इसका मतलब वो 0 से एंड कर रहा है। तो अगर कोई नंबर 0 से एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए, 2 and 5 दोनों आना चाहिए, 2 and 5 दोनों आना चाहिए। जैसा कि आपको एग्जांपल से समझाए, 20 देखो बच्चों 0 से एंड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आया ना, कम से कम 1 सेट 2 and 5 आएगा। और अगर उससे ज्यादा 2 and 5 का सेट आता है तो उससे उतना नंबर ऑफ जीरोज उसके पास है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 100, तो 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखोगे 2 into 2 into 5 into 5, एग्री करते हो क्या, 2 दूनी 4 5 20 25 100, एग्री। जरा देखिए तो एक सेट 2 and 5 और एक और सेट आया, 2 सेट आया ना, इसको आप रीराइट करके लिख सकते हैं 2 into 5 एक सेट इंटू, फिर से लिख सकते हैं 2 into 5, 2 सेट आया तो 2 0 है ना, समझ गए। तो अगर एंड करे बच्चों कोई नंबर 0 से तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए, 2 and 5 जरूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 आता है तो वो नंबर 0 से एंड करेगा, और जितने नंबर ऑफ सेट्स 2 into 5 आएगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो अलग क्वेश्चन है ना। अगर देखा जाए तो जैसे 100 में 2 into 5 2 बार आया, 1000 में देखो 3 बार आएगा, 2 into 5 का सेट 3 बार आ जाएगा, है ना। 1000 अगर देखें 3 0 से आप अगर एंड कर रहा है 1000, जैसे देख लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 into 5 और आएगा बच्चों 2 into 5, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40 5 200 5 1000, है ना, 200 into 5 1000। तो देखिए ना, अगर 3 0 है तो 2 into 5 का 3 सेट आया। सिमिलरली जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने 2 into 5 आएगा। तो हमारा तो कंसर्न है कि 0 से एंड होगा कि नहीं, तो कम से कम एक 0, तो कम से कम एक 0 का मतलब क्या, 2 into 5 आना चाहिए ना प्राइम फैक्टराइजेशन में। नाउ अब हम इसको चेक करते हैं, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 आया, 5 आया क्या, 2 तो आया बट 5 नहीं आया ना, ठीक है ना, नहीं आया। तो इसके ऊपर n पावर दो या इसके ऊपर कितना भी n दे दो, ये तो 2 into 2 पे पावर n दे दिए, n का वैल्यू 10 होगा तो 2 into 2 into 2 into 2 ऐसा बढ़ता जाएगा,
है ना, 2 इंटू 2 10 6 आएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, बट 5 तो नहीं आएगा ना। तो n का वैल्यू कुछ भी होता रहे, 4 पे पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कभी नहीं होगा। इट मीन्स दैट 4 to the power n never ends with 0। एग्री? है ना, लिखोगे here, लिखोगे here 4 पे पावर n, है ना, 4 पे पावर n does not have prime factorization, does not have 2 and 5 as prime factor, as prime factor। therefore 4 पे पावर n never ends with 0। एग्री? सबको समझ में आया ना? क्योंकि 0 से एंड होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 का होना बहुत ही जरूरी है। आपने 4 पे पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 आया, n का वैल्यू कितना भी बढ़ाएंगे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 रिपीट होता रहेगा, बट 5 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब n का वैल्यू कुछ भी होता रहे, 4 टू द पावर n नेवर एंड विथ 0, है ना, 0 डिजिट से कभी एंड नहीं होगा। ठीक है ना, नोट कर लेंगे इसको। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। जैसे अगर क्वेश्चन होता बच्चों 6 पे पावर n, है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पे पावर n, अगर क्वेश्चन है हमारे पास 6 पे पावर n, क्या ये एंड करेगा 0 से? तो अगेन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो 6 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब ये एंड करेगा 0 से। बट आप करके देखो तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 3। और आपको फंडामेंटल थ्योरम में आपको क्या सिखाया गया है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। क्या 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 के अलावा कोई और पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ये तो यूनिक है, इस यूनिवर्स में एकलौता ऐसा प्राइम नंबर का फैक्टर है ना, मतलब प्राइम का प्रोडक्ट आप 6 को 2 इंटू 3 के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हो। तो ये तो यूनिक है और कोई पॉसिबल है नहीं। तो सर 2 इंटू 3, क्या इसमें 5 है क्या? 2 तो है बट 5 नहीं है। 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। एक 0 से देखो एंड हो रहा है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। अगेन लिखेंगे तो अगर इसको लिखा जाए, है ना, दिस इंप्लाई 6 पे पावर अगर n दे दें बच्चों तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 पे पावर n, अरे n का वैल्यू कुछ भी होता रहे, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 ही ना आएगा, 5 आएगा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में? तो लिखेंगे सेम, यहाँ पे लिखेंगे 6 पे पावर n डज नॉट हैव, है ना, प्राइम फैक्टर एज 5 प्राइम फैक्टर में नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है। दैट्स व्हाई दिस विल नेवर एंड विथ 0। क्लियर है ना? ओके, नोट कर लेंगे, है ना। तो इसको कॉपी कर लीजिए। 6 पे पावर n 0 से कभी भी एंड नहीं होगा। n का वैल्यू कुछ भी होता रहे, n का वैल्यू आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा 2 इंटू 3 ही रिपीट होता रहेगा और 5 नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ओके, इसी चैप्टर में कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखना है ना। एक्सरसाइज 1B की बात कर रहे हैं हम लोग, रियल नंबर का। इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन है एक लेंथ है 7 मीटर का और दूसरा लेंथ है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का, और तीसरा लेंथ है बच्चों 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे बड़ा एक पॉसिबल लेंथ बताइए, है ना, जिससे विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली, है ना, मतलब क्या, एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल, है ना, लेंथ बताने बोलता है, जिससे आप इसको भी एग्जैक्टली मेजर कर लो, इसको भी एग्जैक्टली मेजर कर लो, इसको भी एग्जैक्टली मेजर कर लो। इसका क्या मतलब हुआ? पहले क्वेश्चन को समझिए। इसका मतलब हुआ, लेट्स सपोज हमारे पास 7 मीटर का एक रॉड है, ऐसा एक रॉड है 7 मीटर का, ये 7 मीटर का रॉड है। आपको बोलता है एक ग्रेटेस्ट लेंथ बताओ।
ग्रेटेस्ट लेंथ बताओ जिससे इसको जब मेजर करना शुरू करें। तो लेट सपोज मैंने ग्रेटेस्ट, एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, दैट इज नॉट आंसर, मैं जस्ट समझा रहा हूं। लेट सपोज आपने 1 मीटर का एक स्केल लिया, तो 1 मीटर का स्केल लिया तो आप इसको मेजर करोगे 1 मीटर ऐसा, तो 1 मीटर आया, 2 मीटर आया, ऐसे करके 7 कंप्लीट मीटर आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट में यहां आया इतना बच गया या इतना घट गया, ऐसा नहीं, ये कंप्लीट डिवाइड करेगा इसको। एग्री? कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि जो मैं नंबर ढूंढना चाह रहा हूं वो नंबर ना 7 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। वही नंबर इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड करे, क्योंकि दूसरा स्टिक आपके पास है बच्चों, दूसरा स्टिक है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का। तो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदल दें तो सेंटीमीटर के सेंस में बोलते हैं। लेट सपोज इसको बोलते हैं 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। उसी तरह से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को क्या बोलोगे? 385 सेंटीमीटर। नाउ अगर आपने 1 मीटर लिया था, मतलब 100 सेंटीमीटर का आपने एक मैक्सिमम लेंथ लिया था, तो 100 से अगर इसको मेजर करें 100 100 100 तो ऐसा 7 कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। बट 385 सेंटीमीटर को मेजर करते जाओगे तो 3 मीटर तक आएगा, उसके बाद इधर 85 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब 100 सेंटीमीटर में तो ये बच गया ना, कंप्लीट डिवाइड किया क्या? नहीं सर, कंप्लीट डिवाइड तो नहीं किया, ठीक है ना। सिमिलरली ये एक और लेंथ है 12 मीटर का बच्चों, ये कुछ और बड़ा होगा, ये 12 मीटर का है। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को लिख लेंगे 1295 सेंटीमीटर, है ना, 1295 सेंटीमीटर। नाउ इस तीनों को एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इस तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर ले। तो याद करो मैंने एचसीएफ और एलसीएम बताया था, है ना। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। इस मीनिंग को समझते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आप इसको क्या करना चाहोगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहोगे बताओ, आप लोग क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो निकालते हो ना, एचसीएफ जिसका एचसीएफ निकालते हो, इससे ये तीनों इंडिविजुअल डिविजिबल होता है ना। यही मीनिंग है एचसीएफ का। और एलसीएम का मीनिंग क्या समझाया गया था? एलसीएम जो आंसर आता है ना, ये आंसर ही नंबर से अलग अलग डिविजिबल होता है, जिसका जिसका निकालते हैं। तो हमें तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर दे, इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो योर आंसर इज एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? आप एचसीएफ निकाल लो ना, है ना। तो लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर बी HCF of 700 इंटू 700 385 और किसका 1295, इसका HCF तो निकालने आता है ना। HCF अभी इस चैप्टर में हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका HCF निकालने के लिए सब लोग कैलकुलेट करो इसका HCF। तो क्या करोगे? 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ कितना होगा? 700 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 7 0, फिर 2 से लगाओगे 2 1 जा 2, 7 दूनी 14 5, कितना से लगाएंगे? 5 से, 7 1 8 8 5 13, है ना। 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा लो, 5 दिया 15 25 25, फिर कितना से लगाएंगे? 5 इंटू 7, ऐसा लिखेंगे ना बच्चों। ओके, तो 700 को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, एग्री ना, ठीक है ना। नाउ 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 385 का करो रे अमित, बैठा हुआ है। 385 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से लगा लेते हैं बच्चों। 7 बचे 35, यहाँ पे 3 आ गया 35, फिर कितना से लगाओगे? 7 से लगाओगे 11 हो जाएगा। तो कितना आया हमारे पास? आ गया 385 आ गया बच्चों, 5 इंटू 7 इंटू 11, एग्री ना। नाउ 1295 का मेरे साथ आप भी करिए वहां पे, 1295 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 5 से लगा लेते हैं, है ना। 5 से हमारे पास कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 25 25, 4 9 25 45, ठीक है ना। 9 2 11 11 और 5 16, 3 से नहीं कटेगा, 7 से लगा लो। तो 7 से हमारे पास 7 21 लग तो गया रे। 7 3 जा 21,
4 रहा हमारे पास कैरी, 7 7 जा, अब तो नहीं करेगा, ये तो प्राइम नंबर आ गया 37 ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 1295 का हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 37, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, 5 कॉमन है बच्चों, 7 कॉमन है और कुछ कॉमन है तीनों में, तो एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन 5 इंटू आंसर इज 35 सेंटीमीटर का अगर एक स्केल लें तो 35 से ये भी कंप्लीट डिविजिबल, ये भी कंप्लीट डिविजिबल और ये भी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे सुनेंगे, अभी क्वेश्चन बाद में नोट करिएगा। अप्रोच क्या होता है जरा इसका समझिए, अप्रोच कैसे समझेंगे कि एचसीएफ निकलेगा, कैसे एलसीएम निकलेगा, तो एक कॉमन अप्रोच मैं बताता हूँ। जब आपको क्वेश्चन मिले ना, जब क्वेश्चन मिले तो आप उसमें पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखो कि जो आंसर आ रहा है कॉमन सेंस से, जो आंसर आ रहा है वो गिवन वैल्यू से छोटा है कि बड़ा। मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इसी क्वेश्चन को एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था तो बोल रहा था 7 मीटर, अगर उसको सेंटीमीटर में भी डिवाइड किए थे तो 700 सेंटीमीटर, ये हुआ था बच्चों 385 सेंटीमीटर, और ये बना था 1259, है ना, 1295 क्या सेंटीमीटर। नाउ गिवन क्वेश्चन क्या था, गिवन नंबर में 700 है, 385 सेंटीमीटर है और 1295 सेंटीमीटर है, एग्री ना। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो कि जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गिवन नंबर से बड़ा है या छोटा आएगा। फिर से समझो, अगर बड़ा लेते मेरी बात, जैसे तो सबसे बड़ा तीनों में कौन है 1295, थोड़ा देर के सोचते कि आंसर हम 1295 से बड़ा या कम से कम 1295 लेते हैं, तो 1295 में इसको डिवाइड करता है, ये तो छोटा पड़ जाता है स्केल, ये तो 385 सेंटीमीटर का है, ये तो एक बार भी नहीं पूर रहा है, तो छोटा हो गया स्केल से, तो बड़ा तो कभी नहीं होगा आंसर, है ना। ये कंक्लूजन निकला कि बड़ा आंसर नहीं होगा, छोटा सोच के देखते हैं। छोटा तो छोटा सबसे 700 है, आप क्या करो 700 का एक स्केल बना लो, तो 700 का, सॉरी 700 से भी छोटा 385 है, आप 385 का बना लो, स्केल बना लेते हैं। तो 35 का अगर आप स्केल बना लोगे बच्चों तो 358 में इसको तो कर लेगा, है ना, वन टाइम, लेकिन क्या 358 का मल्टीपल 700 है? नहीं है। तो आंसर कंक्लूजन से क्या निकल रहा है, आंसर हमारे गिवन नंबर से स्मॉलर वैल्यू आने वाला है ना। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना तो ध्यान से समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। जो गिवन डेटा है अगर आंसर लगे कि उससे छोटा वैल्यू आ रहा है, उससे स्मॉलर वैल्यू आ रहा है, तो उल्टा सोचना है, स्मॉलर वैल्यू आ रहा है तो निकालेंगे उल्टा, स्मॉलर का हाईएस्ट वैल्यू मतलब एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। बट अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा से आंसर बड़ा आना है, अगर गिवन डेटा से आंसर बड़ा आ रहा है तो आंसर अगर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आप जब क्वेश्चन को पढ़ो तो देखो कि हमारे पास जो जितना डेटा है उसमें से सबसे बड़ा में से बड़ा आंसर आएगा या उसमें से जब छोटा है उससे छोटा आंसर आने वाला है। अगर छोटा आता है तो क्या करेंगे, एलसीएम, है ना। और अगर आंसर आता है कि नहीं बड़ा आएगा तो क्या, सॉरी उल्टा बोल दिए, अगर छोटा आता है ना, देखो यहाँ पे गिवन नंबर से अगर छोटा है तो छोटा का उल्टा सोचेंगे, छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है तो क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे। और अगर गिवन डेटा से आंसर बड़ा आ रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, लिस्ट मल्टीपल, है ना, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। क्लियर है ना। इस कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन अप्रोच करोगे तो इस एक्सरसाइज का सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively। ध्यान से देखो, 6 बेल है, घंटी, है ना, अलार्म लगाते हो ना, रात में सोते हो तो अलार्म लगाते हो, सुबह 5 बजे ट्रिंग 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 बनता है और तुम बंद करके फिर सो जाता है ना, ठीक है, ऐसा ही है। 6 बेल है ना, वो बजता है। तो देखो 6 बेल है, पहला बजता है बच्चों 2-2 इंटरवल पे, 2, 4, उसका इंटरवल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट, है ना, इस इंटरवल पे वो बजता है ना। 6 बेल है हमारे पास जिसका इंटरवल है बच्चों, जिसका इंटरवल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना मिनट, इतने मिनट के इंटरवल पे ये आवाज करता है। मतलब क्या, ये एक बेल होगा, ऐसा ऐसा एक बेल होगा, रे ऐसा एक बेल होगा, है ना, ये बजता है, ये फर्स्ट बेल है। उसके बाद दूसरा बेल होगा ऐसा ऐसा,
फिर तीसरा भी घंटी होगा, है ना, ये चौथा घंटी होगा, ये पांचवा होगा, ये छठा होगा, है ना। ये अगर अभी बजा तो ये बजेगा 2 मिनट बाद। ध्यान से देखो, पहला बेल, फर्स्ट बेल हमेशा 2-2 मिनट पे, 2-2 मिनट पे ट्रिंग, फिर 2 मिनट के बाद फिर ट्रिंग ट्रिंग, फिर 2 मिनट के बाद ट्रिंग ट्रिंग, ऐसा करता है ना। पहला बेल बजता है बच्चों 2 मिनट के इंटरवल पे, दूसरा बेल बजता है 4 मिनट। मतलब ये अगर अभी बजा होगा तो अगले बार ये कब बजेगा, जब 4 मिनट टाइम बीत जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो, 4 मिनट में ये 2 बार बज जाएगा। अरे एक बार अभी बजा, फिर 2 मिनट के बाद बज जाएगा ट्रिंग ट्रिंग, और चौथा मिनट जब होगा तो ये भी बजेगा ट्रिंग ट्रिंग, और ये दोबारा बजेगा ट्रिंग ट्रिंग। एग्री कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। सिमिलरली ये बजता है 6 मिनट पे, ये बजता है बच्चों 8 मिनट पे, ये अगला दोबारा बजेगा ये 10 मिनट पे, अगेन ये बजेगा 12 मिनट के बाद। मतलब क्या, ये अगर अभी बजा होगा तो अगेन 12 मिनट बाद दोबारा बजेगा, ये 12 मिनट बाद दोबारा बजेगा। ये अगर अभी बजा होगा तो ये बजेगा बच्चों 10 मिनट बाद दोबारा बजेगा। ये अगर अभी बजा होगा तो ये बजेगा 8 मिनट बाद, है ना, 8 मिनट के बाद दोबारा बजेगा। अगर ये अभी बजा होगा तो ये 6 मिनट के बाद बजेगा दोबारा, और ये 4 मिनट के बाद, और ये 2 मिनट के बाद। समझ पा रहे हो क्या? ये 2-2 मिनट पे रिपीट करेगा, ये 2-2 मिनट पे रिपीट करेगा, ये 2-2 मिनट पे ऐसा रिपीट करता रहेगा। बट सेकेंड वाला बेल 4-4 मिनट पे रिपीट करेगा, 4-4 मिनट पे रिपीट करेगा। जबकि थर्ड वाला बेल 6 मिनट, फिर 6 मिनट के बाद, फिर 6 मिनट के बाद, और ये 8 मिनट के बाद, तो ये फिर 8 मिनट के बाद, ऐसा 8 मिनट के बाद। सिमिलरली ये अगर 10 मिनट पे बजा तो अगला फिर से 10 मिनट बाद बजेगा, और ये 12 मिनट पे है तो ये अगेन 12 मिनट के बाद बजेगा। ऐसा कर रहा है। एग्री? क्वेश्चन का सिचुएशन समझ में आया ना? नाउ क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, है ना। क्वेश्चन कह रहा है इन 30 आवर में, 30 घंटे में, 30 आवर, ध्यान से देखेंगे 30 आवर में ये कितने बार एक साथ बज जाएगा। मेरी बात समझिए, अभी स्टार्टिंग में सब एक साथ बजा, ये 6 बेल एक साथ बजा, ट्रिंग 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 किया। अब ये पहला कितने देर बाद बजेगा? 2 मिनट बाद। दूसरा कब बजेगा? 4 मिनट टाइम बीतेगा तब, और तब तक ये 2 बार बज चुका होगा। देखो ना, ये 4 मिनट वाला ये दोनों एक साथ यहाँ बज चुका होगा। एग्री कर रहे हो क्या? सिमिलरली ये 6 मिनट पे बजेगा तो ये ऐसा ऐसा 3 बार बज गया होगा। देखो ना, 1 2 3 बार बज गया होगा पहला, एंड सो ऑन, है ना। यही सिचुएशन होगा, है ना। ये एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये दोनों ये 6 बेल एक साथ बजेगा। तो कितने मिनट के बाद एक साथ बजेगा, अगर इसको निकाल लिया जाए तो अब मेरे पास मैंने जो आपको अभी स्ट्रेटजी समझाया कि जो गिवन डेटा है उससे आंसर सोचो, उससे ज्यादा आएगा आंसर कि कम। अगर एक साथ अभी बजा था, अगले बार वो क्या 2 मिनट से कम पे बजेगा या 12 मिनट से ज्यादा के बाद बजेगा। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है 12 मिनट के बाद ही ना बजेगा, क्योंकि ये अभी बजा तो ये दोबारा 12 या 12 के बाद 24 मिनट पे बजेगा। एग्री कर रहे हो ना? तो जब आंसर ज्यादा है तो क्या निकालना है? एलसीएम। एग्री ना? जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया है सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो एलसीएम निकाल लो ना। तो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, है ना। 30 आवर में हमें निकालना है, तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। तो निकालो ना एलसीएम। किसका एलसीएम निकालेंगे? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, है ना। इसका 1 2 3 4 5 6, है ना। इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालने सारे बच्चे को आता होगा। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? 120। ओके, वेरी गुड। तो 120 मिनट, 120 मिनट पे ये बजेगा। मतलब क्या, ध्यान से देखेंगे ये अगर अभी फर्स्ट टाइम एक साथ बजा होगा तो अगले 120 मिनट के बाद फिर से बजेगा, 120 मिनट के बाद फिर दोबारा बजेगा, सब एक साथ। फिर अगले 120 मिनट के बाद फिर से एक साथ, है ना, एक साथ बजेगा। फिर 120, मतलब 120 मिनट पे ये बजता रहेगा। तो ऐसा 30 घंटे में कितने बार एक साथ सब बजेगा? तो 30 आवर को पहले मिनट में बदल लो। अरे एग्री कर रहे हो? यस। तो 30 आवर को नहीं, 30 आवर को, या फिर आप इसको भी बदल सकते हो। 120 मिनट का को कितना, अगर आवर में बदल लो तो ये भी कर सकते हो। तो 120 मिनट का मतलब कितना आवर? 2 घंटा। अरे एग्री ना? तो 2 आवर में कुछ भी कर सकते हो, एक ही बात है। 2 घंटे पे मतलब अगर ये अभी बजा एक साथ तो 2 घंटे बाद फिर 6 रिंग एक साथ बजेगा, फिर 2 घंटे के बाद फिर बजेगा। तो ऐसा 30 घंटे में कितने बार बजेगा? तो सोच के देखो ना, 30 को 2 से डिवाइड करो, तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 15 आया ना। लेकिन ये जो पहला बार बजा था वो तो छूट गया, तो 15 + 1 16 टाइम्स एक साथ बजेगा। नहीं समझा? फर्स्ट टाइम जो बजा, फर्स्ट टाइम के बाद तुमने 2 घंटा के बाद निकाला, तो ऐसा 2-2 घंटा के आपके पास 15 डिवीजन आया ना। फर्स्ट टाइम जो
बजा था एक साथ, तो ये कह रहा है कि टोटल 30 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास हो जाएगा 15 + 1, ये 16 टाइम्स एक साथ बजेगा टोटल। चेक योर आंसर, ठीक है ना जी, नोट कर लेंगे, समझ में आया ना। यस, ना हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, है ना। इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, व्हाट इज रेशनल नंबर। यस, तो हर एक बच्चे को पता है रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ए नंबर, इसका दो डिफिनेशन आप दे सकते हो, है ना। ए नंबर व्हिच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q क्या होता है बच्चों, where p and q are integers and q not equal to 0। या आप इन शॉर्ट कह सकते हो ए नंबर जो इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म का हो, है ना। रेशनल नंबर को इन शॉर्ट, क्योंकि अभी जो हम बोल रहे हैं कि नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इंटीजर बाय इंटीजर को रेशनल बोलते हैं। बट केयरफुल रहना है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 इंटीजर नहीं आना चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो ठीक है, तो रेशनल नंबर आप सारे बच्चे जानते हो, ए नंबर which is in the form of p/q where p and q are integers but q not equal to 0, है ना। तो ऐसे सारे नंबर जो p/q के फॉर्म का हो, है ना, और q का वैल्यू 0 नहीं हो, तो ये सारे नंबर क्या कहलाएगा बच्चों, ये कंडीशन है एक्चुअली, है ना। और p एंड q क्या होना चाहिए, p एंड q क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया इंटीजर होना चाहिए, है ना, इंटीजर्स होना चाहिए। तो p एंड q इंटीजर मींस इंटीजर बाय इंटीजर आप लिखते जाइए, रेशनल नंबर बनता जाएगा, है ना। इंटीजर बाय इंटीजर लिखता जाएंगे, रेशनल नंबर बनता जाएगा। केवल ध्यान रखना है नीचे डिनोमिनेटर में 0 इंटीजर नहीं लेंगे, दैट्स इट। बाकी आप ऊपर 0 ले सकते हो ना। इस पे क्वेश्चन कैसे डिजाइन करता है, जरा इसको देखेंगे। कहता है राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ क्वेश्चन दे दिया, देखो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है 2 to the power 2 into 5 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 17, ऐसा है। इसमें कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज एंड द एंड ऑफ द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया है, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो से ये एंड करेगा। बहुत आसान है, अभी समझाए थे। अगर एक 0 से एंड करेगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक सेट ऑफ 2 into 5 आना चाहिए कि नहीं। अगर 1 सेट ऑफ 2 into 5 है तो 1 0, अगर 2 सेट्स ऑफ 2 into 5 है तो 2 0। चेक करो अभी इसमें, यहाँ पे 2 का पावर कितना है और 5 का पावर कितना है, तो 2 और 3 पावर में कम से कम पावर 2 तो कॉमन है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू, और 5 को लिखो 5 पे पावर 2 इंटू, एक 5 बगल में और लिख दो। 5 पे पावर 3 को इतना लिख सकते हैं ना, और इधर हो गया बच्चों 3 का होल स्क्वायर इंटू 17। नाउ आप इसको एक साथ लिख सकते हो कंबाइंड फॉर्म में, 2 इंटू 5 पे पावर 2, देखो इस पे भी पावर 2, इस पे भी पावर 2, तो 2 हो गया। बाकी एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, 5 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 7। इसका कुछ भी वैल्यू आई, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ जीरो से मतलब है। ये एक नंबर ही होगा, व्हाटएवर जो भी नंबर होगा, बट यहाँ पे 2 इंटू 5 का पावर 2 है, मतलब 2 जीरोज होगा, है ना। तो लिखोगे दिस नंबर विल एंड विथ 2 जीरोज, 2 नंबर ऑफ जीरोज, है ना। लिखोगे इट विल एंड विथ 2 नंबर ऑफ जीरो, है ना, 2 नंबर ऑफ जीरो, 2 नंबर ऑफ जीरो, है ना, इसके लास्ट में होगा। तो वो कितना होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये जो भी वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, उस पे 2 जीरो आ जाएगा, 2 0। आई होप सो समझ गए होंगे, क्लियर है ना। ओके वेरी गुड। चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा 9 5 जा 45 इंटू 17, तो 45 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, 28 29 30 31 31, और ये हो जाएगा बच्चों 5, और ये हो जाएगा 4,
5 6 7, तो कितना आ गया बच्चों 7 6 5 पे कितना जीरो 2 इंटू 5 पे पावर 2 मतलब डबल जीरो, तो देखो ना 2 जीरो से एंड किया, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, ये एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है इसी एक्सरसाइज में। कैसे पूछेगा, हम लोग कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, सारे बच्चे को पता है ना, 1C, एक्सरसाइज 1C का थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं भैया ना। तो 1C का थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऐसा हो गया है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो से एंड होगा, तो आप देख लेना, कुछ भी नहीं करना, कितने नंबर ऑफ 2 इंटू 5 का कितना सेट बन रहा है, दैट मच नंबर ऑफ जीरो से वो नंबर एंड होगा। नाउ अगर हमारे पास है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर, है ना। देखो अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, हमारे पास बच्चों एक रेशनल नंबर है 121 होल डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 5, ऐसा कर रहा है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको अगर चेक करना है किसी नंबर को कि वो टर्मिनेट करेगा, है ना, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझते हो ना, रेशनल नंबर का जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दो सिचुएशन बनता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से, या तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, मतलब कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, या रिपीट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्लियर है? ये बात आप जानते हो, किसी भी रेशनल नंबर में दो ही सीन बन सकता है। बट उसको हम कैसे पता करते हैं, जैसे मैं बोलूं आपसे कि 1/4, जरा ध्यान से देखेंगे, 1/4 क्या एक रेशनल नंबर है, तो आंसर है हाँ सर। 1 एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर को अभी से थोड़ी देर पहले बताए थे कि रेशनल नंबर बोलते हैं ना, ठीक है ना। नाउ ये 1/4 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप एक बचपन से मतलब लोअर क्लासेस में आप क्या करते थे, डिवीजन करते थे, 1 में 4 से डिवाइड करते हो, नहीं लगा पॉइंट दिए, उसके बदला 0 हुआ, 2 बार में लगाए 4 2 जा 8 हुआ, माइनस किए 2 आया, पॉइंट पड़ा हुआ उसके बदले 0 हुआ, ऐसा। तो आप इसको देख रहे हो, ये 20 टाइम्स लगा और माइनस कैंसिल आउट हो गया, है ना। ना ये बना बच्चों 0.25, देखो ना टर्मिनेट कर गया डेसिमल के बाद, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट सिमिलर एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल कंसीडर करें, तो कोई भी रेशनल नंबर, जैसे मैंने 1/3 लिया, तो क्या 1/3 एक रेशनल है, तो आंसर है यस। 1 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर को रेशनल बोलते हैं सर। ना इसको जब आप करोगे तो अगेन आप जो प्रोसेस देखे हो बचपन में, 1 में 3 से डिवाइड करोगे, नहीं लगा तो पॉइंट देंगे, उसके बदला 0 हुआ, 3 टाइम्स लगाएंगे बच्चों, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 होगा, पॉइंट पड़ा हुआ उसके बदले 0, तो फिर से लगाएंगे 3 3 जा 9, और ये तो चलता रहेगा, समझ पा रहे हो क्या, फिर लगाते जाएंगे 3 3 जा 9, ऐसा 1 फिर से रिमाइंडर आ गया। तो ये देख रहे हो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब क्या, एक सीन हमें मिला 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग है। ये ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना। तो आप कैसे पता किए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो आपको डिवीजन करना पड़ा। अभी हम सीखने जा रहे हैं विदाउट डिवीजन, हमें पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसका रूल्स क्या होता है, उसका रूल्स है ना, उसका रूल्स है बच्चों, रूल्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या रूल्स है उसका, आप क्या करो ना, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके देखो, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर है ना, अगर डिनोमिनेटर में बच्चों 2 आए और 5 आए, है ना, और दोनों आ जाए, और बोथ, है ना, ये बस इतना ही होना चाहिए। ध्यान से देखो, या तो 2 आए या तो 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए तो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो जाता है, इसका मतलब
नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट कर रहा हूं मैं, आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन मिले तो उसका क्या करो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अगर डिनोमिनेटर में 2 आए, केवल 2 2 2 इन्वॉल्व रहे, या केवल 5 5 इन्वॉल्व रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, मतलब इस रूप का है ना, दैट इज यू कैन से राइट दैट 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में हो, जहां n और m नॉन निगेटिव नंबर है ना, नॉन निगेटिव नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्म का हो बच्चों तो टर्मिनेटिंग, अगर इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ये क्या चीज का, ये कंडीशन क्या चीज का है बच्चों, ये कंडीशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का है कंडीशन, ठीक है ना। रूल्स बहुत आसान है, समझ में आया ना। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 रहे और केवल 5 रहे और दोनों रहे तो क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन यहां पे चेक कर लेंगे कि 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 और 3 तो नहीं आ रहा है, 7 3 आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो सकता है केवल 2 दिखने लग जाए। तो जरा 121 का कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 121 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 11 इंटू 11, एग्री। तो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो, ऊपर में प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर लिखें, न्यूमरेटर में 11 इंटू 11 और नीचे है बच्चों 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 7 पे पावर 5। तो जरा देखो तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या, है ना, 3 और 7 है। विदाउट डिवीजन आप इसको बोल दो नॉन टर्मिनेटिंग। इसको जब रिप्रेजेंट, हाँ हम इसको क्यों किए सर ऊपर, हो सकता है अगर इसमें 3 और 7 आ जाता, कट जाता तो केवल 2 दिखने लगता तो हो जाता टर्मिनेटिंग, समझ पा रहे हो। इसलिए हम न्यूमरेटर को पहले इसको न्यूमरेटर को चेक कर लिए कि कहीं हमें क्वेश्चन में ऐसा हिडन तो नहीं है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखें कि 11 ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 के अलावा 3 और 7 है, दैट्स व्हाई दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। विदाउट डिवीजन आप ये डिसाइड कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, है ना। यहां देखेंगे बच्चों, लेट्स सपोज हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसा हो, आपसे कह रहा है 17, ध्यान से देखेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 625 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक तो तरीका है कि डिवाइड करके देखो टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेट। विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू हैव टू चेक वेदर दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखो 17 तो पहले से प्राइम नंबर है, उसको तो अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करो। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले लगाएंगे 5 से, कितना बार में लगेगा 125, फिर 5 से लगा रहे बाबू, बताओ 25, फिर 5 से लगाओ 5। तो जरा सा देखो तो आगे आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार आया ना। देखो ना प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 इन्वॉल्व है ना, आपको तो रूल्स में बताए थे कि ओनली 2 हो और ओनली 5 हो और बोथ हो जाए, 2 एंड 5 दोनों हो जाए तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे। 2 और 5 के अलावा कुछ आया क्या, कोई और प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं है, तो इस डेसिमल को क्या बोल देंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग। विदाउट डिवीजन यू कैन से दिस डेसिमल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। और मोर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो कुछ और एग्जांपल है हमारे पास, मैं पूछूं 66 बाय, कुछ और एग्जांपल देख लो, कुछ और एग्जांपल बच्चों 66 बाय 180, इसको चेक करके बताओ। हाँ तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, तो 2 से कटेगा तो कितना होगा 33, और ये कितना होगा 90, फिर 3 से कटेगा 11 और ये 30, तो एक्चुअली ये 11/30 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। नाउ 11 तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया बाबू। नाउ नीचे 30 का क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 11/30 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आएगा ना, 2 3 जा 6 इंटू 5 30। नाउ देखो तो नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो देख लो
ये सारे बच्चे को ये बात समझ में आया ना कि विदाउट डिवीजन आप कैसे पता करोगे कि टर्मिनेटिंग है। तो ये रूल्स है, डिनोमिनेटर में या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 रहे, उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हो गया, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो 3 एक प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो गया अदर देन 2 and 5, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है ना? ओके ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ओके नेक्स्ट टाइप का इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या मिलेगा, रेकरिंग वाले नंबर को p/q के फॉर्म में लिखने के लिए आएगा, है ना। रेकरिंग पे क्या सर कहना क्या चाह रहे हैं, तो देखो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का इस एक्सरसाइज में, बाकी पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप बना लोगे, 1C हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस थ्योरी के साथ। तो जैसे बच्चों क्या रहेगा 0.6 पे रेकरिंग, इसको कहेगा p/q के फॉर्म में लिखो। ऑलरेडी क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो। इसका रूल क्या होता है, जिसको लिखना है p/q के फॉर्म में, है ना, उसको मान लो लेट x, तो मान लेंगे बच्चों लेट x = 0.6 पे रेकरिंग। फिर क्या करेंगे बच्चों, इस रेकरिंग को ओपन कर देंगे। क्या इसका मतलब क्या सर, मीन्स हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों x = 0.666, कम से कम 3 डॉट दे देंगे, है ना, मतलब ये टू बी कंटिन्यू है। क्लियर है ना, ये ऑलरेडी 6 रिपीटिंग है ना, रेकरिंग का यही मीनिंग होता है। इसको आप हमेशा इक्वेशन 1 बोल दो। फिर रूल्स पे ध्यान देंगे। क्या है रूल्स, जितने डिजिट पे रेकरिंग 1 पे उतना 0 डाल के दोनों तरफ गुना मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 डिजिट पे रेकरिंग है ना बाबू, तो 1 पे एक 0 डालेंगे तो कितना बनेगा 10। अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग होता, लेट सपोज ऐसा रहता है 0.24 पे रेकरिंग, तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 पे 2 0 डालते तो कितना बनता 100 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना बनेगा, 1 डिजिट पे रेकरिंग है तो 10 बनेगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 10x = यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जंप कर जाएगा, है ना, 1 डिजिट आगे जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करें, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर दो, तो लिखेंगे बच्चों फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे, 10x = 6.666 डॉट, ये इक्वेशन सेकेंड था, उसके नीचे लिख दो इक्वेशन फर्स्ट को। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है बच्चों 0.666 डॉट इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे। अब हमें क्या करना सब्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। 10x में 1x गया तो कितना बचेगा 9x = देखो 6 में 6 0 0 0, तो 6 में 0 गया तो केवल 6। दिस इंप्लाई x का वैल्यू निकाल लो, 9 इधर भेजेंगे बच्चों तो डिवीजन में चला जाएगा, 3 से कट कर दो ना, 3 2 जा 3 3 जा, तो दिस इंप्लाई x = 2/3। दिस इज योर आंसर। देखो ना, इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए 2/3, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ गए होंगे, है ना। इसी तरह से पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा। ओके नोट करिए, ओके है ना। नाउ अगर इसको MCQ में पूछ ले तो इतना थोड़े ना करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म तो जरा देखते हैं बच्चों, ट्रिक देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं, ट्रिक देख लो, ट्रिक। अरे ट्रिक क्या, इसको बनाने का एक शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे बच्चों इसी एग्जांपल को उठाते हैं, 2-3 टाइप का क्वेश्चन रहता है, वो तीनों टाइप में बता देता हूं। जैसे बच्चों है 0.6 पे रेकरिंग, 0.6 पे रेकरिंग, क्या करो ना, रूल्स कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर देना है, तो कॉपी कर दो, 6 को कॉपी कर दिए, और जितने डिजिट पे रेकरिंग उतने 9 से डिवाइड करिए, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे बच्चों 6 पे रेकरिंग था, 6 पॉइंट के बाद जो नंबर था लिख दिए, 1 डिजिट पे रेकरिंग तो 1 9 से डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 से कर लो ना, तो 3 2 जा 3 3 जा, तो 2/3। देखो यही आंसर आया है ना। जैसे और कुछ एग्जांपल ले लो, कुछ और एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं बच्चों, 0.3 पे रेकरिंग, 0.3 पे रेकरिंग है, तो आपको क्या सिखाया गया है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो आप 3 को कॉपी कर लोगे, उसके बाद जितने डिजिट पे रेकरिंग उतने 9 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अगर ऐसा रहता तो, अगर रहता 0.24 पे रेकरिंग, दोनों पे रेकरिंग, तब क्या करते इसका आंसर क्या सिखाया गया है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए।
तो हम लोग लिख लेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पे तो 99 से डिवाइड कर दो। अगर ये सिंपलेस्ट होता है, मतलब सिंपल फॉर्म में अगर ये होता है तो इसको कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है ना? एक टाइप का तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये 0 पॉइंट ऐसा ना हो के ऐसा रहता 2.6 पे रेकरिंग, पॉइंट से पहले कुछ डिजिट रहता, कुछ भी रहे, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट रहेगा बच्चों उसको एज ए होल बिहेव करेंगे। तो आप इसको भी डायरेक्ट आंसर लिखोगे 2 एज ए होल, बाकी जो रूल था सेम। बाकी क्या रूल था, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको कॉपी कर लीजिए, जितने डिजिट पे रेकरिंग उतना 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना? तो ये हो गया आंसर 2 एज ए होल। अगर कटता है तो कट कर लो, 3 से कट लो, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2 2/3। इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदल लो, 3 2 जा 6, तो 8/3। दिस इज योर आंसर। अरे ठीक है ना? थर्ड टाइप का क्वेश्चन बच्चों ऐसा रहेगा। लेट सपोज ऐसा रहे, रहता 0.243, 2 ही डिजिट पे रेकरिंग, एक तो छोड़ दिया, 2 पे रेकरिंग नहीं डाला। इसका शॉर्टकट क्या है, सेम आपको क्या सिखाया गया है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को कॉपी कर लीजिए। तो 2.3 को कॉपी कर लेंगे बच्चों, और जितने डिजिट पे रेकरिंग उतना 9 डाल देंगे। बट यहां एक चेंजेज आया, आगे में एक डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं डाला गया है, जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं डाला जाएगा उतना नंबर ऑफ 0 नीचे डालेंगे। तो यहां पे एक 0 डाल देंगे, एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं था, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसी को घटा देंगे। तो 2 पे नहीं है तो 2 को यहां सब्सट्रैक्ट कर देना है ऊपर में, न्यूमरेटर में। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 माइनस करते, यहाँ 4 रहता तो 4 करते, 5 रहता तो 5, व्हाटएवर। समझ गया क्या? नाउ इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 241 डिवाइडेड बाय 9990, है ना, 990। दिस इज योर आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होता है तो कर लो, अदरवाइज दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये कुछ ट्रिक है जो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा आंसर बताएंगे, है ना। उसको P/Q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए।